प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा चलाए गए विभिन्न भूराजस्व प्रणालियों में, विभिन्न भूराजस्व नीतियों में मुख्य रूप से हम लोग 3 भूराजस्व नीति, जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरी रेतवारी व्यवस्था, तीसरी महलवारी व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में ज़मींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, के संदर्भ में संक्षिप्त में सामान्य जानकारी प्राप्त किए। आज हम लोग ज़मींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात हुआ और 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत की 3 बड़ी शक्तियों को पराजित करने के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और 1772 ईस्वी में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भूराजस्व व्यवस्था को कायम रखा। बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने लगान व्यवस्था में सुधार करते हुए इजारादारी व्यवस्था की और अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में जमींदारों के साथ 10 वर्षीय भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित समझौता किया और इसे अंततः 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं थी वह थी कि इस व्यवस्था, इस भूराजस्व नीति के तहत अर्थात अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया। अब भूमि पर उनका पैतृक व हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त हो गया। जब तक वे सरकार द्वारा, अर्थात जब तक वे ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित जमींदार लगान अदा करते रहते थे, तब तक उन्हें भूमि से बेदखल, यानी ज़मींदारों को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। कहने का तात्पर्य कि इस व्यवस्था के तहत ज़मींदारों को किसानों से भूराजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया। दूसरी विशेषता इसकी थी कि किसानों को रैयतों से भी नीचे का दर्जा प्रदान किया गया और भूमि संबंधी उनके जितने भी परंपरागत अधिकार थे उनसे छीन लिया गया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जो तीसरी व्यवस्था थी वह कि जमींदार भूमि के अस्थायी मालिक होने के कारण भूमि को खरीद या बेच सकते थे। साथ ही जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जो विशेषताएं थी वह थी कि जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने उत्तराधिकारी को दे सकते थे। जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया।
सरकार का किसानों के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा। जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत सबसे जो इसकी प्रमुख विशेषता थी वह था कि जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व का 10/11 यानी 89% भाग कुल बने भू राजस्व का वसूले गए कुल भू राजस्व का 89% या 89% भाग जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था और 11% कुल भू राजस्व का 11% भाग स्वयं जमींदार अपने पास रखते थे। साथ ही अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत ब्रिटिश प्रशासन ने यह कानून बना दिया कि यदि कोई ज़मींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा नहीं करता तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी और यह व्यवस्था भू राजस्व नीति के तहत सूर्यास्त का नियम कहलाता था। तो बच्चों, आज हम लोग ज़मींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमुख भू राजस्व नीति थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व प्रणाली थी, उसकी प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।